जी, नमस्कार। नमस्कार सर, बिल्कुल, हम नमस्कार। बातचीत कर रहे हैं कवि, आलोचक, लेखक डॉक्टर अनिल पुष्कर जी के साथ कोलकाता से। आईआईटी बाबा और मीडिया को लेकर हम लोग लगातार जो है लहक मीडिया नेटवर्क के लिए बातचीत कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि मीडिया का खोखलापन तो दिखा ही, लेकिन बाबा का भी कहीं न कहीं सूत्रात्मक संकेत जो है वो मीडिया समझ नहीं पाया। और सूत्रात्मक संकेत के लिए जरूरी होता है विज्ञान और अध्यात्म में कि उसके लिए कोई व्यवहारिकता कहीं पर है, और अगर है तो किस रूप में हो सकता है, क्योंकि बिना आप उसको व्यवहारिक नहीं करेंगे तो ना अध्यात्म तो समझ जाएंगे कि वो एकांत की चीज है। आप अपने आप को डूबते जाइए, जितना डूबेंगे वो उतना आप शिव की तरफ चले जाएंगे। लेकिन विज्ञान है कि जब तक उसको आप नहीं करेंगे, शून्य से नहीं करेंगे, शून्य के बाद एक से और नौ तक नहीं करेंगे, तब तक किसी भी आप मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे, किसी स्थान, किसी अंक तक नहीं पहुंचेंगे। तो आपको जो खामियां दिखी मीडिया के प्रश्न करने में, वो क्या क्या रहे, और जो पूछे गए सवाल थे वो कितने घटाटोप लिए थे? जी। मैं ये कहना चाहता हूँ सर इस मामले में एक्चुअली मैंने आईआईटी बाबा के अलावा मैं अगर अभय नाम से बुलाऊँ तो ज़्यादा बेहतर होगा मेरा ख्याल है। चूँकि एज ए स्टूडेंट वो दोनों तरफ काम कर रहे हैं। एक छोर है उनका अध्यात्म और दूसरा छोर है विज्ञान। और उन्होंने क्या किया है, एक बड़ा कमाल ये किया है कि सूत्रबद्ध किया है चीज़ों को। हमारे शास्त्रों में अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि चाहे मंत्र हो, चाहे श्लोक हो, और चाहे हमारा लिंग्विस्टिक हो, चाहे हमारा व्याकरण हो, ये सारी चीजें सूत्रबद्ध ही हैं। इनको व्याख्यायित करने के लिए भाष्य लिखे गए, टीकाएं लिखी गई, उसके बाद काव्य महाकाव्य लिखे गए, और भी तमाम तरीकों से नैतिक शिक्षाएं दी गई और आदर्श की बातें की गई, उसके बाद व्यवहारिक बातें की गई। यानी सूत्रबद्ध चीजों को ही धीरे धीरे खोलने की प्रक्रिया साहित्य के जरिए या दर्शन के जरिए या विज्ञान के जरिए, तीनों तरीकों से विज्ञान में भी यही एक चीज बड़ा कॉमन है कि विज्ञान और गणित दोनों में सूत्रबद्ध चीजें हैं। और वहाँ जब तक सिद्ध नहीं कर देते आप किसी चीज को, तब तक उसमें किसी भी प्रकार की मान्यता जो है नहीं मिलती है। उस सूत्र को मान्यता नहीं मिलती है कि वो जब तक सिद्ध ना हो जाए। यही चीज शास्त्रों में भी है। हमारे शास्त्रों में बड़े कमाल की चीज ये है कि हर चीज को सूत्र के अंदर ही सिद्ध किया गया है। और यही बात बार बार अभय के जरिए कही जा रही है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। अभय ने ध्वनि को लेकर के बहुत छोटे छोटे हिस्सों में बात की है। ऐसा नहीं कि मैं ये कह रहा हूँ कि वो बहुत बड़ा व्याकरण करता है इस समय, लेकिन उसने अपनी चीजों को डिकोड किया है। और वो खुद भी कहता है कि हम इसको जो है दो तीन तरीके से दे सकते हैं। इसमें मेटाफिजिक्स भी है, और इसके अंदर वो पराभौतिक चीजें भी हैं अब, और क्या कहते हैं, मटेरियलिस्टिक चीजें भी हैं, नेचर भी है। तो वो बहुत सारी चीजों को एक साथ कनेक्ट करके देखने की कोशिश में है। जैसे वो कहता है कि अगर हम कुछ भी चिल्ला रहे होते हैं तो लोग हमको पागल बोल देंगे, जबकि हमारे पास एक ध्वनि है और हम उस ध्वनि के जरिए किसी को तब संकेत दे सकते हैं जब वो हमारी ध्वनि को उसी रूप में ले जिस रूप में हम देना चाहते हैं। जरा पक्षी तो दिन भर चिल्लाते रहते हैं, ध्वनियाँ फूट रही हैं, और प्रकृति के साथ उनका अटूट और अद्भुत संबंध है। प्रकृति में जब हवा बहती है धीमी तेज, तब वो अपने पशु पक्षियों से जो बातें करती है उस ध्वनि से, जो हवा के अंदर ध्वनियाँ आती हैं, जो तरंगे, जो वेव्स आती हैं, वाइब्स जिनको हम बोलते हैं। तो वही कह रहा, मनुष्य के भीतर भी सेम वाइब्स हैं, मंत्रों के भीतर भी सेम वाइब्स हैं, श्लोकों के भीतर भी सेम वाइब्स हैं, शास्त्रों के भीतर भी सेम वाइब्स हैं। और वो साफ साफ इस बात को कह रहा है कि हमारे भीतर जो अंतर्ध्वनि है, जो अध्यात्म, अध्यात्म को पूरी तरह डिफाइन नहीं करता है कि आत्म का अध्ययन। सिंपल तौर पे अगर देखिए तो अध्यात्म का अर्थ ही होता है आत्म का अध्ययन, यानी अपने आप का अध्ययन। तो आप अपने अंदर कितने अंदर हैं, आपके अंदर का ब्रह्मांड कितना है और आपके बाहर का ब्रह्मांड कितना। उसने बड़ी मजेदार चीजें कुछ छोटे छोटे हिस्सों में कही हैं। जैसे कह रहा है कि ब्रह्म और परम ब्रह्म में क्या अंतर। किसी ने पूछ लिया, एक छोटा सा सवाल था, तो उसने कहा कि ब्रह्मांड में जो ब्रह्म है कि उनका एक अंडाकार स्वरूप है, उन्होंने इस धरती को बना दिया, इस सृष्टि को बना दिया है, एक सृष्टि मान ली हमने। और वही उसी के भीतर अगर आप देखें तो अनेकानेक सृष्टियां हैं।
जैसे वो बताता है कि हमारा शरीर मान लीजिए एक ब्रह्म का अंडा है, और उस एक भौतिक शरीर के अंदर करोड़ों नसें हैं, करो और इंद्रियां हैं, उसके बाद और तमाम चीजें हैं जो जीवंत हैं और काम कर रही हैं। तो वो तमाम और ज्यादा जो ब्रह्मांड की रचना है वो हो रही, और कहाँ से हो रही, वो कहता है चेतना से। चेतना कहाँ से आ रही, तो कह रहा है एनर्जी से। बहुत ही साइंटिफिक तरीके से वो बात करता है। मैं ये नहीं कहता कि दिस इज वेरी मच सेटिस्फाइड आंसर, और ये भी नहीं कहता कि वो बहुत ही प्रैक्टिकल आंसर्स हैं, लेकिन बहस और विचार और तर्क और चिंतन, इन सारे मामलों में वो उस जगह पर खड़ा है जहां पत्रकार नहीं खड़े हो सकते। पत्रकारों से वो कहीं ऊपर खड़ा है। पत्रकार उससे क्या जानना चाहते हैं, जैसे पत्रकारों को छोटी छोटी चीजें पता है, राम कौन है, कृष्ण कौन है, इस पर पूछ लें। आध्यात्म क्या होता है, ब्रह्म क्या होता है, परम ब्रह्म क्या होता है, सत्य क्या होता है, धर्म क्या होता है, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। जैसे बच्चों को सिखाया जाता है ना, का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गमला, घा से घड़ी। तो उसका सेम पैटर्न है बताने का। वो बड़ा मजेदार तरीके से अभय इस बात को रखता है। कह रहा है कि अगर मान लीजिए हमारे पास जो है कहता है कि अगर हम हाथी बोल देते हैं, तो हमारे सामने जो लोग सुन रहे हैं, जिन तक हमारी ध्वनि पहुंची कि हाथी, तो उनके भीतर एक चित्र खिंच गया हाथी का। तो कह रहा है ये कहाँ से खिंचता है, कह रहा है उस ध्वनि में समाहित है उस हाथी के होने का चित्र। कह रहा है आप बदल दीजिए इसको, आपके पास बदलाव की कोई संभावना ही नहीं, क्योंकि आपको पता है कि हाथी ऐसा होता है। वो घोड़ा हो ही नहीं सकता जब आप हाथी बोलेंगे। तो कह रहा है ये किस कहाँ से पैदा हो रहा है, कह रहा है ध्वनि से पैदा हो रहा है। हमने उस ध्वनि में उसका अर्थ डाल दिया है। हाथी बोलते ही उस शब्द के भीतर उसकी ध्वनि, और उस ध्वनि के भीतर उसका अर्थ। कह रहा है ये सब समाहित है एक शब्द के भीतर। कह रहा है पूरा ब्रह्मांड इसी तरह से एक सूत्र में मतलब व्यक्त किया जा सकता है। कि कैसे, अब आप पूछ सकते हैं, जबकि वो किसी ने नहीं पूछा, वो बड़े मजाकिया तौर पे कहता अहम ब्रह्मास्मि, और उसके बाद कहता है कि मैं ही शिव हूं, मैं ही शंकर, अहम शिवोहम, अहम ब्रह्मास्मि। तो कह रहा है ये कौन कह सकता है, ये वही आदमी कह सकता है जो अपने भीतर एक बड़े ब्रह्मांड की रचना को देख रहा है और अपने बाहर के ब्रह्मांड से उसका संपर्क बनाए हुए है। जबकि इन सारे सवालों से पत्रकारों का कोई ताल्लुक नहीं। पत्रकारों का ताल्लुक क्या रहा, पत्रकारों ने पूछा कि आपका पिता से कैसा संबंध रहा, माँ से कैसा संबंध रहा, गर्लफ्रेंड से कैसा संबंध रहा, और बाकी चीजों से कैसा संबंध रहा। जबकि वो आदमी बहुत साफ तौर पर इस बात की तरफ संकेत कर रहा है कि जो, अच्छा, इस पर हम तो कभी अच्छा, क्या आप एक, इसको इस रूप में भी देख रहे हैं कि जो जैसे पत्रकारों के बारे में आपने कहा कि पत्रकार जो पूछ रहे हैं वो किस तरह के सवाल है, तो क्या यहाँ आपको ये डिफरेंस लग रहा है कि एक तरफ पत्रकार जो हैं वो बाजार और माया में जकड़े हुए लोग हैं और उसी में उलझे हुए हैं, बाजार और माया के बीच के रिश्ते, और दूसरी तरफ बाबा जो है अध्यात्म और विज्ञान के रिश्ते में एकात्म भाव देख रहे हैं, अद्वैत दिख रहे हैं। दोनों में कितना अंतर आपको दिख रहा है? इसमें मैं आपको एक बड़ा तीसरा था, एक तीसरा कोण देखता हूं मैं अपनी नजर से, कि ये माया मोह भी छोड़ दीजिए और उसका अध्यात्म भी छोड़ दीजिए। पत्रकारों को कहीं ना कहीं इस बात का मतलब अहंकार है कि वो 30 साल का लड़का है, और पत्रकार उससे कहीं ज्यादा विद्वान है या ज्ञानी है। और पत्रकारों को एक जैसे होता नहीं है कि सवाल पूछने वाले अक्सर इस भ्रम में होते हैं कि वो तो कुछ भी पूछ लेंगे, कभी भी पूछ लेंगे, और जवाब देने वाला चित्त कर देंगे जवाब देने वाले। जबकि 30 साल के उस लड़के से वो इसी अहंकार के भाव से पूछ रहे हैं कि अच्छा बताओ तुम्हें कितना ज्ञान है, अच्छा बताओ तुम्हें अध्यात्म के बारे में क्या पता है, अच्छा बताओ, और बड़े प्यार से पूछ रहे हैं। बहुत मतलब उसका मनो जो जगत है, मनोजगत, उसके भीतर घुसना चाहते हैं। जैसे कुछ पत्रकार बहुत ही लचीली, नरम, और बहुत ही जिसको कहते हैं मृदु भाषिता में पूछ रहे हैं कि मैं जानना चाहता हूँ, आपका शिष्य बनकर जानना चाहता हूँ, एक सामान्य आम आदमी के तौर पे जानना चाहता हूँ कि आखिर दुनिया में आप क्या करने के लिए और किस तरह से करेंगे।
तो वो तो खुद कह रहा है कि अभी तो मैं खुद ही सीख रहा हूँ, मैं सीखना चाहता हूँ, मैं इस दुनिया को जानना चाहता हूँ, मैं बाहर निकल आया हूँ बाकी चीज़ों, मैं नहीं लौटूंगा उस दुनिया में। और उसने बड़े मज़ेदार चीज़ें कही जो हम लोग साहित्य में, दर्शन में और तमाम तरीके के व्याकरण शास्त्र जो हमारे कहते चले आए हैं और महाकाव्य कहते चले आए हैं कि ना, जैसे हमारे भगवत गीता में कहा गया है कि ना आत्मा का ना तो जन्म होता है, ना ही आत्मा मरता है। तो यही काम उस व्यक्ति ने किया है अपने भीतर, कि वो साफ तौर पे कहता है कि भाई देखिए, हमारा जो संबंध रहा पिता से और बहन से और माँ से और सारी चीज़ों से, उसे आप किसी भी रूप में, मेरा नाम आप चाहे जो पुकार लीजिए, अभय पुकार लीजिए, बाबा पुकार लीजिए, आईआईटीएन पुकार लीजिए, पागल बुला लीजिए, आप मुझे तो कह रहे हैं आपको, अच्छा ये ना बुलाएं तो क्या बुलाएं, तो कहता है नथिंगनेस, मुझे कुछ मत बुलाइए। फिर हंसते हुए कहता है कि साधारण तौर पर आप मेरा नाम ले सकते हैं, अगर आपको मुझसे बात करनी है, तो वो कह रहे हैं आपसे बात करने के लिए मुझे कुछ तो आप तक पहुंचने के लिए कहना होगा ना आपको, कुछ भी, तो कह रहा है कुछ भी कहिए मुझे। वो कहता है नथिंगनेस इज एवरीथिंग, यानी जहां कुछ नहीं है वहीं सर्वव्यापक। उसका यह जो दर्शन है ना, ये द्वैतवाद, अद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, एक ईश्वरवाद, सबकी जो परिकल्पना है एक सूत्र में बंधने की, उसको कहीं ना कहीं बहुत मजबूती देती। मैं ये नहीं कहता वो बहुत बड़ा फिलोसोफर है, हालांकि कुछ खंडन है मेरे पास, लेकिन उन खंडनों पर बाद में बात की जा सकती है। जहां तक सवाल केवल पत्रकारों से पूछने का है, जैसा कई बार पत्रकारों ने ओशो को केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया, उसने ओशो को नकार दिया, जैसे उसने और भी एक दो गुरुओं के नाम लिए हैं जिनको उसने नकार दिया। इसमें तीन चार तरह की चीजें जो कही जा सकती हैं, जिन पर हम आप आगे बात कर सकते हैं। जैसे एक है इंटेलिजेंस एजेंसीज, इंटरनेशनल इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ उसकी जो चिंतन प्रक्रिया है, उसका जो नरेटिव सेटअप है, वो क्या कहीं मैच करता है, वो किसी क्या एजेंसी के साथ जुड़ा हुआ है इस तरह। जैसे हमारे यहाँ बड़ी सीक्रेट एजेंसीज काम करती हैं भारत के, अब वो साधुओं का जैसे ग्रुप है एक पूरा, वो कहाँ से आते हैं, कहाँ चले जाते हैं, जब ये सवाल उठता है तो जाहिर है कि ये सवाल कहीं ना कहीं इस बात की तरफ संकेत करता है कि भारतवर्ष के भीतर एक सीक्रेट एजेंसी काम करती है, जो इस बात को साफ तौर पे देखने का प्रयास करती है कि जो ये डेमोक्रेसी है, जो ये पूरा लोकतंत्र है या ढांचा है, इसमें, इसके भीतर क्या चीजें चल रही हैं और पूरी दुनिया के भीतर क्या चीजें चल। उनकी एक बात को ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे उनसे कुछ लोगों ने पूछा कि आप जो नशा करते हैं, सिगरेट पीते हैं, चरस पीते हैं, भांगा, जो भी आप नशा कर रहे हैं, जी। ठीक है, तो वो अभय ने कहा कि हम इस चीज को क्या अब अपनी चेतना में कर रहे हैं, और हमारी जो कॉन्शियस माइंड जो है, वो सब कॉन्शियस माइंड और नॉन कॉन्शियस माइंड जो है, क्या उस पर हावी है। अब समझिए इसको कि अगर सिगरेट पीना सामाजिक तौर पर कह दिया क्या है कि इमोरलिटी, माने अनैतिक काम है, आप हाँ हाँ, इमोरल है। इमोरल है, हम्म, लेकिन वो कह रहे हैं कि ध्रूम पान, हम उसका पान नहीं कर रहे हैं, हम्म, लेकिन वो कहीं एक स्टेज है जो हमारी चेतना को कहीं वो माने या तो स्टेबल करता है या उसमें थोड़ी सी और उत्तेजना लाता है, जो हमको आगे के रास्ते बढ़ाने के लिए हम हमारी मददगार है। हम्म, चीज को समझ रहे हैं ना। हम्म। इन सब चीजों को पत्रकारों को मैंने जब वो कहते हैं, वो इसका मतलब है कि आप ये सब मोरलिटी से जो जोड़ लिया, नैतिकता थी, नैतिक चीज थोड़ी ही है ये, हम्म, कि एक आदमी अगर सिगरेट नहीं पी रहे तो बहुत बढ़िया आदमी होगा, ये वो चोर नहीं होगा, वो अपराधी नहीं होगा, और ये बहुत साधु संत किस्म का आदमी होगा। हम्म। मैंने आप इसको देख रहे हैं तो। मैं इसमें एक चीज जोड़ना चाहता हूँ, अब मुझे याद आता जा रहा है, जैसे जैसे आप आगे बात बढ़ा रहे हैं, जी। चीजें मुझे याद आ रही हैं। उसने बहुत अच्छी तरह से इस बात को रखा कि एक तरफ ये जो पूरी दुनिया से आई हुई एनर्जी है, सकारात्मक एनर्जी, ये महाकुंभ में इकट्ठा हुई है और यहाँ पर इतनी ज्यादा सकारात्मकता है कि यहाँ विस्फोट होना तय है। पहली चीज, इस आस्था को आप कोई भी नाम दे सकते हैं, माने ये आस्था किसी काम की है, कुछ लोग कहेंगे और कुछ लोग कहेंगे ये बेकार है। ये वही बात है जो अभय ने कही।
दूसरी तरफ इसी एनर्जी का इस्तेमाल वो कह रहा है मैं चाहे गांजा पीऊं, चाहे चरस पीऊं, चाहे सिगरेट पीऊं, चाहे दारू पीऊं, ये जो किया मैंने, उसका चेतना से कोई लेना देना नहीं, उसका मेरी एनर्जी से कोई लेना देना नहीं है। कहता है कि चेतना हमारे पास, कह रहा है, उसने बड़ी मजेदार चीज कही कि पश्चिमी जगत ने 3 कंसेप्ट हमको दे दिए बड़ी आसानी से, कॉन्शियसनेस, नॉन कॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस। जब किसी ने ये सवाल पूछा कि ये क्या अवचेतन में चला जाता है, अचेतन में, तो कह रहा है ये हमारे पास है ही नहीं, भारतीय दर्शन में ऐसी कोई परंपरा नहीं, हमारे यहाँ एक ही परंपरा है, चेतन, चेतन जगत और आत्म जगत। तो बड़ा अद्भुत है उसका ये वाक्य कि मतलब हम अपने भीतर कैसे हैं और अपनी चेतना में कैसे हैं, ये 2 स्वरूप हमारे पास। हमारा आत्म जिसे हम देख सकते हैं, दिखा सकते हैं, और हमारी चेतना जो सिर्फ एनर्जी के रूप में विस्फोरित हो रही है पूरी दुनिया में। हमारे किसके जरिए, वो कहता है हमारी वाणी, ध्वनि के जरिए विस्फोरित हो रही है। बड़ा अद्भुत है उसका ध्वनियों पर ये कहना, और ध्वनि पे वो शायद बड़ा अच्छा काम कर सकता है। उसका एकमात्र रीजन मैं समझता हूँ कि जो जिसपे हम लोग आगे कभी फिर एक बात कर लेंगे कि जो उसका सब्जेक्ट रहा है एरोस्पेस। तो एरोस्पेस के भीतर मैंने बहुत गहराई से अभी अध्ययन नहीं भी किया, तो भी मोटे तौर पर मैं कुछ चीज़ें देख पाया कि उसमें एस्ट्रोनॉम और जो एक दो उसके क्या कहते हैं, एरोनॉम्स और एस्ट्रोनॉम जो चीज़ें हैं, उससे ये समझा जा सकता है कि उसने बुनियादी तौर पे ये समझ लिया था कि जो भौतिक संसाधन है ज़मीन से जुड़े हुए, और दूसरी तरफ जो वायुयान की तरह की चीज़ें हैं जो भौतिक हमारे भूमि से जुड़ी नहीं है, वायु से जुड़ी हैं। और वो एक बड़ी मज़ेदार चीज़ कहता है कि हम बने किससे, आकाश तत्व से, शून्य में जाएंगे, शून्य से आए। उसका शून्य बड़ा मज़ेदार है। वो कहता है हाँ, वो तो दुनिया पूछ रही उससे कि तो आप क्या कह रहे हैं, शक्ति क्या, शक्ति के जरिए हम पैदा हुए हैं, हम शक्ति के ही सर्जक हैं, मैंने शक्ति हमें दिखाई दे, इसलिए हम शक्ति के वो हैं, क्या कहते हैं उसको, सगुण रूप, शक्ति का सगुण रूप है। तो कह रहे हैं शिव, शिव कह रहा है निर्गुण है, निराकार है, परम ब्रह्म है, वो दिखाई नहीं देगा, वो पराभौतिक, भौतिक स्वरूप एनर्जी का हम है। कह रहा है हमारे भीतर सारी शक्तियां हो सकती हैं, हमारे बाहर जो कुछ है वो शिव है, जो निराकार है, निर्गुण है, उसका कोई आकार नहीं है। अब ऐसी बातें करने वाला एक 30 साल का लड़का, 30 जाहिर नहीं, तौर पर, 34 साल का। हाँ, एक 30 प्लस हम कह लें उसको, जी कि जी एक जी। 30 प्लस लड़का इस तरह की जब बात कर रहा है, तो बड़े बड़े पत्रकारों की ये जिम्मेदारी बनती है कि उसको अगर कहीं किसी रूप में, जैसे अभी उसके पड़ोसी ने बड़ा नकारात्मक उसका पहलू रखा कि वो तो मनोरोगी है, उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, मैं उससे यहाँ मिला था, सड़क पे मिला था, जब वो 1 साल पहले मिला था, तो जा रहा था, गुजर रहा था, तमाम चीजें। तो और उसके मित्रों ने भी कहा कि ऐसी बात कभी की नहीं। अरे तो आध्यात्म जगत तो जीवन में हमेशा आपके अंदर रहा है, आपकी आंखें कब, नहीं, मनोरोग भी अगर वो कह रहे हैं, तो मनोरोगी भी वही हो सकता है जो उस रास्ते पर आगे जाने के लिए कहीं ना कहीं वो खतरे उठा रहा है। उसने एक बड़ी मजेदार चीज कही कि जितना सेटअप आपको दिया गया है, आप तो उसी के अंदर जी रहे हैं ना। वो कह रहा आपको बता दिया गया है ये हमारा सेटअप है, सामाजिक व्यवस्था यही है, हमको इसी में जीना है। कह रहा पढ़ के नौकरी करनी, ये हमें बता दिया गया, और अगर हम ये नहीं करते तो हम पागल हैं। कह रहा पढ़ाई तो हमें ज्ञान के लिए चाहिए थी, हमें पढ़ाई से भी ज्ञान मिल गया, अब हमें व्यवहारिक दुनिया में उतरना था, मैं उतर गया। कह रहा यहाँ से भी मैं ज्ञान लेके ही जाऊंगा। और वो तो बार बार कह ही रहा है कि मैं तो कुछ चीजें नोट्स ले रहा हूँ। मैं, कह रहा है, इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है मेरे अंदर, मेरे बाहर, ये एक नाटक है, नाटक चल रहा है, मेरे से जितना चाहे नाटक करवा लीजिए, लेकिन मेरा मन शून्य पे लटका हुआ है। अब ये नहीं, जो एक जो जो पॉजिटिवनेस है, वो एक मैसेज जो इतने उनको भेड़िया धसान और भेड़िया जो पत्रकार मीडिया जो है, उसके सामने एक मैसेज क्या उन्होंने दिया। आखिरी सवाल,
मैसेज उनका बहुत साफ है कि इस पूरी दुनिया या पूरे ब्रह्मांड को समझने के लिए एक बड़ी चेतना की जरूरत है। केवल और केवल सामाजिक सरोकार और सामाजिक सवालों से टकराना ही इस दुनिया को विकास के मार्ग पे ले जाना कतई नहीं। वो कहता है चेतना के स्तर पे बात करिए, शारीरिक और भौतिक संबंध कह रहा है मैंने छोड़ दिए, सामाजिक संबंध पे बात ही मत करिए, मैं उससे बाहर हूँ। तो ये बड़ा संदेश है इस बात का। ये वो देखिए, वो अभी तो फिलहाल जिस भीड़ के भीतर है, जिस भीड़ के, तो तो मैं ये आखिर में कह क्या रहा कहना हूँ कि चाहेंगे, मीडिया को उनसे क्या सीख लेनी चाहिए, और मीडिया को आगे से अगर इस तरह के कोई एक आते हैं चेतनशील प्राणी ही, उनको अगर फिलहाल कहा जाए कि चेतना में थोड़ा वो अग्रगामी थोड़ा ऊपर चले गए हैं, तो ऐसे लोगों क्या मीडिया को, क्या आगे से कोई मीडिया हाउस इस तरह के कुछ लोग रखेंगे, आईआईटीएन रखने की उनकी कोई अपनी इस तरह से हैसियत और क्षमता होगी? मैंने जो रख ही सकते हैं, 8-10 लाख तो रुपया सैलरी पत्रकारों को दे सकते हैं, तो कैसे लोग को भी रखा जा सकता है वहां कि जब इस तरह के लोग कोई हों तो उनको उसी ढंग के लोग सवाल करें, जवाब करें? नहीं, देखिए मैं इसमें एक ही चीज़ कहूँगा कि जो उनका एक ढांचा है, पत्रकारिता का ढांचा, जो उनका इंस्टीट्यूशंस है और जो उनके नियम कायदे कानून शर्तें हैं, उस पर आईआईटियंस जिस तरह से काम करते हैं वो फिट नहीं बैठेंगे। दोनों क्षेत्र बिल्कुल अलग हैं, दोनों में आपस में तनातनी होगी, तनाव बढ़ेगा, दोनों का रोल बिल्कुल डिफरेंट है। इसलिए उनका सिर्फ एक ही मकसद होना चाहिए कि जब आप किसी आईआईटियंस या किसी आध्यात्मिक धरातल पर काम करने वाली चेतना के साथ जाकर बात करने की इच्छा रखते हैं, तो जाहिर है बहुत सतर्क हो जाएं, संभल के काम करें और उन विचारों से सहमत हों या ना हो, लेकिन उन विचारों का सम्मान करें। बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार। जी नमस्कार, बहुत बहुत आभार।